हमने गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर खत्म कर दिया। अब हम आ गए हैं ठोसों के यांत्रिक गुण जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आज मैं आपको बताऊंगा इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। कुछ परिभाषाओं के बारे में बातें करूंगा, फिर आपको बताऊंगा प्रतिबल जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, फिर बताऊंगा विकृति जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो बेटा जी आज का लेक्चर मैथमेटिकल नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन कराने वाला हूं, ना ही कोई मैथमेटिक्स चलेगी। प्योर थ्योरेटिकल लेक्चर है आज का, प्योर थ्योरेटिकल। सिर्फ परिभाषाएं हैं लेकिन समझने वाली परिभाषाएं हैं कि कैसे कैसे एक्सप्लेन किए हम परिभाषाओं को, और कुछ नए शब्द भी आपको सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। टर्मिनोलॉजी है, दिमाग में रखना। पहली बार शब्दों को सुनोगे तो अटपटा लगेगा, मैं फिर बताऊं अटपटा लगेगा, लेकिन जब बार बार रिवाइज करोगे तो जब वो शब्द बार बार रिवाइज करोगे तो फिर उनसे फैमिलियर हो जाओगे, जान पहचान हो जाएगी, तो अटपटा नहीं लगेगा। तो परेशान मत होइएगा, चैप्टर बेहद आसान चैप्टर। समझ में आया? बहुत आसान चैप्टर है, सवाल बनेंगे, पक्का बनेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी को बेटा जी चैप्टर प्रोग्रेस के साथ। तो बेटा जी सबसे पहले मैं आपको प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कुछ परिभाषाओं के बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, फिर आपको प्रतिबल सिखाऊंगा, फिर आपको विकृति सिखाऊंगा, उसके बाद प्रतिबल विकृति का ग्राफ जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे, हुक का नियम अगली क्लास में सीखेंगे, प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकार अगली क्लास में सीखेंगे, उसके बाद तार को खींचने में किया गया कार्य यानी कि खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, ये अगली क्लास तक पढ़ा दूंगा मैं। यहां तक अगली क्लास में हो जाएगा, अगली क्लास में सवाल भी स्टार्ट करवा दूंगा। उसके बाद प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक और अभ्यास प्रश्न उसके अगले तीसरे लेक्चर में चला जाएगा और तीसरे लेक्चर में। तो बेटा जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी बता दूं। सर क्यों बता रहे हो? बेटा जी अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी बताने के पीछे का रीजन ये है कि थोड़ा सा फील आ जाएगा अंग्रेजी से भी, हालांकि हिंदी से भी आ जाता है, लेकिन इलास्टिसिटी आपको समझ आ जाए। इलास्टिसिटी से मतलब इलास्टिक वाला गुण, लेकिन इलास्टिक वाला गुण क्या है आपको मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा फील आया। जैसे इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक तो सुना होगा। परिभाषाएं डेफिनेशंस बताऊंगा, प्रतिबल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, और विकृति जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनको एक चीज दिमाग में आई होगी, सर थोड़ा जब आपने हमें मात्रा एवं मापन पढ़ाया था ना, यूनिट एंड डायमेंशन, तो सर उसमें बीमा वाले चैप्टर में सर उसमें प्रतिबल बटे विकृति किया था आपने। अब प्रतिबल बटे विकृति यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो क्या सर वो टर्म, वो शब्द, वो टर्मिनोलॉजी क्या हम इस चैप्टर में यूज करेंगे क्या? हाँ, इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहा गया है, लेकिन आज नहीं आएगा, वो आएगा अगली क्लास में। क्लियर? तो बेटा जी शुरू करेंगे कहानी को, रिवीजन तो कुछ है नहीं है, अभी सीधा आएंगे प्रत्यास्थता पर। लगाइए बेटा जी हेडिंग जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी, कुछ परिभाषाएं इलास्टिसिटी है ना, क्या है बेटा जी इलास्टिसिटी? कुछ है, देखो बेटा जी कुछ परिभाषाएं जो है ना समझनी पड़ेंगी आपको। मेरा यकीन मानो, एक बार परिभाषाओं का मतलब पता चल गया ना तुझे कि किसको क्या बोलते हैं, तू नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है बेटा, तू नहीं रुकेगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। बेटा जी वैसे तो हम बात कर रहे हैं, वो पता क्या बोलना चाह रहे हैं, पीछे जो भी लिखा मैं तुझे पढ़ता हूं क्या है। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कोई दृढ़ वस्तु है। अब दृढ़ वस्तुओं की कहानी में तुझे अब बता तो चुका हूं मैं, इसमें जड़त्व वाले चैप्टर में, जड़त्व आघूर्ण वाले चैप्टर में, बोलिए यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले, दैट इज रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति वाले चैप्टर में। तो दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं बेटा जी, है ना, कि जिनकी जो अवयवी कण होते हैं ना, मान लीजिए कोई वस्तु, मैंने बोला कि ये वस्तु है और ये दृढ़। अब हम इसमें इस चैप्टर में सिर्फ ठोसों के बारे में बातें करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में केवल और केवल ठोस के बारे में बातें की जाएगी। किसके बारे में बेटा जी? ठोसों के बारे में। तो द्रव और गैस के बारे में बातें नहीं करेंगे, इसके जस्ट अगला चैप्टर द्रव वाला है, उसमें मैं बातें करूंगा द्रव के बारे में, और उसके ठीक अगला चैप्टर गैसों के बारे में, दैट इज अपन केटीजी वेटीजी थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। फिर वहां पर केटीजी में तो गैसों का आणविक अणुगति सिद्धांत, उसमें गैसों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ठोस से शुरुआत करेंगे, फिर द्रव पढ़ेंगे और फिर गैस पढ़ेंगे। इतने में आपकी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी 11 की। तो दो चैप्टर है एचएम और बेब। खैर आज के चैप्टर में, इस चैप्टर में केवल ठोस के बारे में बातें करूंगा। तो मैं द्रव को नहीं जानता, मैं गैस को भी नहीं जानता, भूल जाओ। मैं केवल ठोसों के बारे में बातें करूंगा। तो मैंने बोला मान लीजिए ये ठोस है, बहुत दृढ़ वस्तु है। क्या है ये? दृढ़ वस्तु है। तो बेटा अगर ये दृढ़ वस्तु है तो इसके जो अवयवी कण है ना, उन अवयवी कणों के बीच की सापेक्षिक दूरी या आपेक्षिक दूरी अगर परिवर्तित नहीं रहती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है, तो मैं उसको क्या नाम देता हूं कि भैया ये वस्तु क्या है? दृढ़ वस्तु है। लेकिन देखा जाए वास्तविकता में, ये तो हो गई हमारी कल्पना, इमेजिनरी, हमने एक इमेजिन कर लिया, ऐसा होता होगा, दृढ़ वस्तुओं में यही होता होगा। लेकिन दुनिया में वास्तविकता में कोई भी वस्तु रिजिड, दृढ़ मतलब रिजिड, कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं है। कोई भी वस्तु वास्तविकता में दृढ़ नहीं है, रिजिड नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना। कोई भी वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाती है, कब कहलाती है? जब उसके ऊपर बाह्य विरूपक बल। अब बेटा जी एक नया शब्द आया, बाह्य विरूपक। बाह्य मतलब जो मैं बाहर से आके लगा रहा हूं, विरूपक बल मतलब है जो इसका रूप बिगाड़ दे, यानी कि मैं इसको खींच दूं या मरोड़ दूं, ऐठन कर दूं, ऐठना या मरोड़ दूं, कुछ भी कर दूं मैं इसको, यानी कि इसका रूप बिगाड़ा। किसने बिगाड़ा? एक बल ने। इस बल ने, कौन सा बल था? बाह्य बल। तो बाह्य बल ने इस वस्तु का रूप बिगाड़ा, इस बल को नाम दिया है विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं इसको। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। लगाने पर इसके अवयवी कणों के बीच जो आपेक्षिक दूरियां हैं, क्या है बेटा जी? आपेक्षिक दूरियां, ध्यान से सुनना कहानी को, वो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है बेटा जी? अपरिवर्तित रहती है। दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं, और दृढ़ वस्तुओं का उदाहरण है हीरा या कार्बोरेंडम। हीरा, डायमंड, सभी बच्चे समझते हैं डायमंड बहुत ठोस होता है, बहुत ज्यादा ठोस है डायमंड। ठीक है, डायमंड कैसे बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकते आप उसको, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए डायमंड को तोड़ने के लिए। खैर, लेकिन बेटा जी ये इतना समझ में आ गया। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है और बहुत आराम से परिभाषाएं सिखाऊंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं चैप्टर पढ़ा दूं। पढ़ रहे हैं तो तबीयत से पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के मकसद से पढ़िए, टाइम पास के मकसद से ना मैं पढ़ाता हूं, ना मैंने कभी पढ़ाया है। ऐसा पढ़िए कि हमारा कम से कम बेस तो तैयार हो। बाकी तो सीखने के लिए धीरे धीरे टाइम है, धीरे धीरे सीखते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर ज्यादा समझ में आने लग जाता है, इतना भी याद रखना। अब आपको गुरुत्वाकर्षण में फील आया, गुरुत्वाकर्षण में खत्म कर चुका हूं, तो गुरुत्वाकर्षण आपको ज्यादा आने लगेगा। बाकी तो सवालों की प्रैक्टिस करिए, जितना सवाल तो गुरुत्वाकर्षण में बनाएगा उतनी क्लैरिटी तुझे मिलेगी। चैप्टर मैंने क्या समझाया बेटा जी, पढ़ने का तरीका बताता हूं। जो नोट्स में तो आपको स्लाइड्स मिलती है, अगर आप केवल उनके भरोसे बैठे हो कि यार सर मैं ना एक नोटबुक नहीं बना रहा हूं, आप नोट्स तो दे ही देते हो, वही नोट्स तो मेरे काम आएंगे, वही नोट्स है, तो बेटा तू कभी फिजिक्स नहीं सीख सकता। जो बच्चा बाकायदा क्लास रूम में जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास की नोटबुक बनाते हुए, जैसे पढ़ा रहे लिख लिया है ना, बढ़िया हाईलाइट है तो हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक नोटबुक रखिए हाथ में, हार्ड कॉपी में एक नोटबुक रखिए, बनाइए, सवाल करिए, यकीन मानना तुझे फील आएगा। और जब तुम वो करोगे, एक रफ नोटबुक रखिए प्रैक्टिस के लिए और पढ़ते रहिए, बस यही काम है सुबह शाम, तो फील आएगा। वास्तविक रूप से कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं होती।
प्रत्येक वस्तु में एक उपयुक्त बल लगाने पर, एक उपयुक्त बल मतलब पर्याप्त बल अगर मैं लगाऊं, कोई भी वस्तु रियलिटी में दृढ़ नहीं होती, रिजिड नहीं होती। रिजिड किसे कहते हैं ऊपर बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ बल लगाने पर उसमें कुछ मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न होती है। विकृति का अभी के लिए ऐसा समझ ले कोई ना कोई आकार बिगड़ जाता है। यानी कि ये मान लीजिए मैं इसको खींचूं तो बेटा जी अगर मैं इसको खींचूंगा तो हो सकता है मेरी आंखें ना देख पाए, लेकिन इसकी थोड़ी सी मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन हो, हल्का सा लंबाई में, तो बेटा जी इसमें विकृति उत्पन्न हुई, थोड़ा लंबा हो गया। बोलो यार, सभी विकृत वस्तुएं, अब ध्यान से सुनना, प्रत्यास्थता हेडिंग क्या चल रही है, प्रत्यास्थता। अब इन सभी विकृत वस्तुएं जब इनके ऊपर लगने वाले इस विरूपक बल को हटा दिया जाए, मैंने क्या लगाया इस पर, इसका रूप बिगाड़ने के लिए इस पर बल लगाया, बाह्य बल। तो नाम क्या दिया है, बाह्य विरूपक बल। तो बेटा जी अगर मैं इस बाह्य रूप, जैसे मान लीजिए मैंने इसको खींचा, इसका रूप बिगाड़ दिया, मैंने इसको लंबा कर दिया, अभी मैंने इस पर बल लगाया कि लंबाई परिवर्तित हो गई। मान लीजिए मैंने ऐसा खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, बोलो यार, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। और जैसे ही मैं बल हटाऊंगा तो ये अपनी मूल अवस्था वापस से प्राप्त कर लेगी। जैसे ही मैंने ये विरूपक बल हटाया तो ये अपनी मूल अवस्था फिर से प्राप्त कर लेगी। तो पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिक देखिए तुमने, इलास्टिक है ना, वो आते हैं ना, वो अपन जो पहनते हैं बॉयज वगैरह जो पहनते हैं उसमें इलास्टिक वगैरह भी आती है, आपने रबर भी देखी होगी, तो रबर है ना, तो जैसे रबर है ना, रबर है तो रबर को खींचो और छोड़ दो, रबर अपनी पुरानी, तो रबर क्या इलास्टिक ही तो है, क्या है, इलास्टिक ही तो है। तो भैया जी वापस से अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये परिभाषा भी एक कंडीशन तक ही ठीक है, शर्त कंडीशन। हाँ बेटा आगे समझ में आएगा कंडीशन क्या है। अभी के लिए तो इतना याद रख कि कोई दृढ़ वस्तु, प्रैक्टिकली कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तुएं दृढ़ नहीं होती, सारी वस्तुएं विरूपित हो सकती हैं, कोई ना कोई बल लगाए। तो जो बल लगा रहे हैं उसको विरूपक बल नाम दिया है, और विरूपक बल लगाने से इसमें विकृति उत्पन्न हुई, और जैसे ही मैंने बल हटाया तो ये अपनी वापस से पुरानी अवस्था में चली गई, मूल अवस्था में लौट गई। तो कौन लौट गई है वस्तु, तो ये इस वस्तु का गुण होगा, वापस आ जाना इस वस्तु का गुण ही तो है, तू प्लास्टिक की पॉलिथीन ले ले जिसमें तुम सब्जियां लेके आते हो, उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को खींच के छोड़ दे, बेटा जी उसकी अवस्था बिगड़ जाएगी, वो वापस मूल अवस्था में नहीं आएगी। तो यार उसकी इलास्टिसिटी कम है, अर्थात वो प्लास्टिक है, इलास्टिक। तो भैया थोड़ा फील आया चैप्टर में, बहुत स्लो स्टार्ट दिया मैंने इस चैप्टर को, लेकिन हाँ फील के साथ दिया होगा, वो एग्जांपल सुनना ध्यान से। तो पदार्थ के इसी गुण को, किस गुण को, जब वो अपनी मूल अवस्था को वापस प्राप्त कर लेती है, तो पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। यही परिभाषा है, तेरे नोट्स में काम आएगी। तो सर परिभाषा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर अगर विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत इन शब्दों में तो मुझे बता दे बेटा, अभी तक कोई भी दिक्कत कहीं से लेके कहीं तक तो बता, एक वर्ड क्लियर है। आगे चलते हैं। तो बेटा जी प्रत्यास्थता पहला टॉपिक का खत्म हो गया। दूसरे में देखना आज हम क्या सीखेंगे, प्रत्यास्थता सीखेंगे, तो प्रत्यास्थता खत्म हो गया, अब मैं क्या सिखाऊंगा, परिभाषाएं। आइए परिभाषाओं पे चलते हैं। लगाइए पहले तो हम हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक परिभाषा। देखो नोट्स जो बच्चे बनाते हो कैसे बनाए मैं आपको बता दूं। पहले तो चैप्टर का नाम लिखो, भैया से चैप्टर का नाम लिखो, डेट डालो, जैसे करते हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद सेंटर में तुम ये वाले टॉपिक लिखा करो, जैसे प्रत्यास्थता चल रही थी, सेंटर में ये वाले टॉपिक्स लिखा करो, और उसमें क्या कैटेगरी, अब जैसे मैंने प्रत्यास्थता सेंटर में लिखा, मैं प्रत्यास्थता की परिभाषा बता रहा हूं, तो फिर कोने में वापस से प्रत्यास्थता लिखो, पूरी परिभाषा को लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। जरूरी नहीं है कि मेरी ही लैंग्वेज को कॉपी किया जाए, तेरी मर्जी हो, जो तू समझा तेरी लैंग्वेज में लिख। अब जब प्रत्यास्थता खत्म हो गया, फिर बीच में हेडिंग लगाओ, भैया पन्ने के बीच में हेडिंग लगाओ, प्रत्यास्थता परिभाषाएं हेडिंग लगा लो। जब परिभाषाएं हेडिंग लगा लो, उसके बाद साइड में फिर नीचे उतर के एक या दो लाइन छोड़ के फिर हेडिंग लगाएंगे, पहली परिभाषा विरूपक बल, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। नोट्स बनाना भी मैं ही सिखाऊंगा तुम्हें, है गुरुजी, ओ गुरुजी। चलिए खैर सभी बच्चे समझदार हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, इतने सालों की प्रैक्टिस है, तो आता ही होगा नोट्स बनाना। अब विरूपक बल समझाने से कोई फायदा है क्या, समझा तो दिया, पर फिर भी लिख लेते हैं। आइए, क्योंकि बेटा जब चीजें हैं छोड़ेंगे तो कुछ है नहीं। वह बाह्य बल, सबसे पहले तो ये याद रखना, बाह्य बल है ये विरूपक बल। वह बाह्य बल जो वस्तु की या तो लंबाई में, अगर मैं इसको खींचूं तो लंबाई में, या आयतन में, या आकृति में। एक गुब्बारा है, गुब्बारे को दबा दे, गुब्बारा फूला हुआ गुब्बारा, पिचका हुआ नहीं, जिसमें हवा ही नहीं है, तो तुमने क्या दबा, आयतन में कमी कर रहा है, मतलब तू दबा रहा है, तो लंबाई में या आयतन में या आकृति में, इसमें आकृति में, इसको मरोड़ दे, इसको क्या करते मरोड़ दे, ऐसा टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। मैं परिवर्तन करने की जो चेष्टा करता है, क्या बोला है, चेष्टा। जरूरी नहीं है कि ये कर ही दे। मान लीजिए ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि मेरे पास ये वस्तु है और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ऊपर खींच रहा हूं, लेकिन मान लो इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो क्या मैंने बाह्य बल नहीं लगाया, सर बल तो आपने लगाया, लेकिन इसका रूप ही नहीं बिगड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इसने चेष्टा तो की, इसका रूप बिगाड़ने की, अब भी ये विरूपक बल है। तो या तो रूप बिगाड़ दे या रूप बिगाड़ने की चेष्टा रखे, ये बल कहलाएगा तेरा विरूपक बल। कौन सा बल, विरूपक बल। तो परिभाषा पहली बहुत क्लियर हो गई होगी, किसे नाम दिया है मैंने, विरूपक बल, किसे नाम दिया है मैंने, विरूपक बल। बोलो किसी को कोई शक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे चलें। लिख लो विरूपक बल, या लिख लेना, बाद में जब नोट स्लाइड्स तो मिलती हैं तुम्हें, बाद में आराम से बैठ के नहीं लिखिए इसको, तो रिवाइज भी हो जाएगा। अभी केवल सुन सकते हो आप, नहीं लिखना चाहो। पहली परिभाषा खत्म हो गई, यहाँ नंबरिंग डालते चलेंगे। पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा प्रत्यास्थता। सर अभी तो सीखा, हाँ बेटा अभी सीखा ना, तो कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी बाह्य बल या विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में
परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। सर एक लाइन नहीं दिखी इसमें, आपने हमें प्रत्यास्थता क्या सिखाई सर? क्या सिखाई सर? कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने उस वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया, ऑब्वियस सी बात है उसका आकार, आयतन, मतलब आकृति, आयतन या लंबाई में परिवर्तन होगा। जब आपने ये बाह्य बल हटा लिया, विरूपक बल, बाह्य विरूपक बल हटा लिया, तो सर ये अपनी मूल अवस्था में लौट आई, यही तो प्रत्यास्थता है। हाँ है, लेकिन इस प्रत्यास्थता को मैं वस्तु का गुण ही तो नाम दे रहा हूँ। इस प्रत्यास्थता को वस्तु का गुण नाम ही तो दिया है कि वस्तु का ही तो गुण है। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रत्यास्थता होगा, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रत्यास्थता होगी। सीधी सी बात है यार, कोई किसी को खींचने, किसी को कम विरूपक बल की आवश्यकता, किसी को ज्यादा विरूपक बल की आवश्यकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बेटा जी मान लीजिए मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये अपनी लंबाई में होने वाला जो परिवर्तन है, या जो इसका आकार, या ये जो अपना जो भी है, कुल मिलाकर ये अपना आकार बिगाड़ेगा जब मैं बल लगाऊंगा। तो ये जो तुम बल लगा रहे हो ना, इस बल का विरोध करेगा। एक ही चीज है, सोच के देख, विरोध करेगा, यानी कि अपनी मूल अवस्था में आना चाहेगा। मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे को पकड़ के ऐसे लेके जा रहा है, चल मैं विरोध करूंगा तेरा, मैं विरोध करूंगा। तो दो चीज से तुम मुझे लेके जा रहा है, मैं विरोध कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी मूल अवस्था में ही तो बना रहना चाहता हूं, मैं अपनी मूल अवस्था में ही तो बना रहना चाहता हूं। तो मेरा गुण क्या कहलाया? प्रत्यास्थता कहलाया। या तूने मेरा रूप बिगाड़ भी दिया, लेकिन मैं इंतजार करूंगा जैसे ही तू मुझ पे बल हटाएगा मैं वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा। ये अवस्था, ये गुण प्रत्यास्थता कहलाती है। यूं बोल दीजिए देसी भाषा में, जो ढीठपना होता है ना बेटा जी, ढीठपना, क्या कुछ भी कर लो हम नहीं सुधरेंगे, वो गुण है प्रत्यास्थता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो मुझे बिगाड़ देने वापस आ जाऊंगा। अगर मेरे अंदर ये गुण है वापस आने का, तो प्रत्यास्थता है। और हर वस्तु आना चाहती है वापस मूल अवस्था में। परिभाषा क्लियर है प्रत्यास्थता की। तो तीसरी परिभाषा, अब जब परिभाषा क्लियर है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहेंगे बेटा जी? कि यार ऐसी कोई वस्तु, अब बेटा जी सुनना ध्यान से, अभी तक क्या हुआ था कहानी को सुनता जा, ये तो परिभाषा तेरे लिए लाया, मुझे तो सब रटी पड़ी है, इसलिए सामने देख के बिल्कुल ही बोल दूंगा, मुझे जरूरत भी नहीं है देखने की। सुन लेकिन तो कहानी, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने इसको बल लगा के खींचा, मान ले लंबाई को ऐसे बल लगा मैं, और मैंने छोड़ दिया। तो जरूरी नहीं है ये अपनी वास्तविक अवस्था में लौटना चाहती है, अपनी मूल अवस्था में लौटना चाहती है, लेकिन क्या गारंटी है कि सर जो इसकी वास्तविकता में जो पहले मूल अवस्था थी एग्जैक्टली उसी मूल अवस्था में लौट आए? लौटना चाहती है, नो डाउट, थोड़ी बहुत लौट भी आई, जरूरी नहीं है ना कि पूरी तरह लौट आई। क्या एग्जैक्ट वही चीज जो पहले थी, एग्जैक्ट वही चीज तो, जैसे रबर को खींच, रबर को खींचने से पहले जो लंबाई है और रबर को खींचने के बाद छोड़ दे तो वापस तो आया, लेकिन अब हो सकता है लंबाई उतनी ना रहे, वापस तो आई लेकिन लंबाई उतनी ना हो, थोड़ी बढ़ गई हो खींचने पर। तो वो गुण प्रत्यास्थता है, लेकिन वो वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कैसे बोलेंगे? क्या विरूपक बल लगा के जो तुमने आकार बिगाड़ा, विरूपक बल हटा के जब ये वापस लौटी, और अगर ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में ही लौट आई, ठीक एग्जैक्ट जैसी थी उसी अवस्था में लौट आई, तो ऐसी सभी वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। ऐसी सभी वस्तुएं पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण है क्वार्ट्ज। क्या है उदाहरण? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होती है वो लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। मैंने कहा ना चीजों को समझाऊंगा जरूर बेटा, लेकिन दिमाग में भी रखनी पड़ेगी। आज के बाद कोई भी पूछ ले कि बता पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण, तो बोल दे क्वार्ट्ज। ये वस्तु लगभग पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, लगभग ये आ ही जाती है लगभग अपनी पूरी अवस्था में, मूल अवस्था में, ठीक है। तो जो वस्तु, वह वस्तु जो बाहरी बल हटाने के पश्चात पूर्णतः, क्या शब्द का यूज किया है? पूर्णतः। अगर पूर्णतः हटा दो तो ये परिभाषा प्रत्यास्थता की हो जाएगी। पूर्णतः लगा रहे हैं तो ये प्रत्यास्थता की परिभाषा, लेकिन उन वस्तुओं को नाम देंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी, पूरी तरह से पूर्णतः लौट आएगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं इनको, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट है भाई तू, तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तू तो परफेक्ट है, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इस परिभाषा को नाम देंगे परिभाषा नंबर 3। देखो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएंगी। ये मैं बोलूंगा ये वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ, तुझे पता तो हो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती क्या है। देखो बहुत सारे बच्चों, मैं चाहूं तो सीधा चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म करके निपटा दो, 2 लेक्चर और एक में भी निपट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन करते ना यार आराम से, क्या फर्क पड़ता है, सीखेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे ना। चौथा, जब तीसरा हो गया, चौथा हेड लगाएंगे, जब इलास्टिक पढ़ लिया तो सर प्लास्टिक भी पढ़ाइए, इलास्टिक हो गया तो प्लास्टिक भी पढ़ाइए। इसको बोलते हैं बेटा जी सुघट्टे वस्तुएं। कौन सी वस्तु है? सुघट्टे। किसे कहते हैं? पढ़ लेना, नोट्स तेरे लिए, मैं तो सिर्फ ऐसे बताऊंगा। वे सभी वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं कहलाएंगी या प्लास्टिक कहलाएंगी जिनमें विरूपक बल का विरोध करने का गुण ही ना हो, जो विरूपक बल का विरोध ही ना कर पाए। बोले आजा तू मुझे बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ दे, मैं तेरा अपोज तो नहीं करूंगा। तो ये कोई विरूपक बल मेरे ऊपर आया और उसने मुझे बिगाड़ने की कोशिश की, मेरी लंबाई मुझे खींच के लंबा करने की कोशिश की, कर दे भाई, मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा। करना चाहता है कर दे, करना चाहता है कर दे। तो जिनमें विरूपक बल का विरोध करने का गुण नहीं होता उन्हें कहा गया है प्लास्टिक वस्तुएं, या यूं कह दीजिए कि जो अपनी मूल अवस्था में लौट कर नहीं आती, ऐसी सभी वस्तुएं प्लास्टिक कहलाती हैं। लाइक मोम, गीली मिट्टी। गीली मिट्टी से तू घर बना, गीली मिट्टी से तू घर बना तोड़ दे, या गीली मिट्टी ले खींच दे, वापस नहीं आएगी, वो प्लास्टिक है। अब तक हमारे दिमाग में प्लास्टिक का मतलब वही बना हुआ था, अरे प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग्गा, प्लास्टिक का जग, प्लास्टिक की थैली, पॉलीथिन, यही प्लास्टिक है क्या? अरे भैया तेरी गीली मिट्टी भी प्लास्टिक है, तेरा मोम भी प्लास्टिक है ना। रोचक बात गुरुजी, ये क्या हो गया? अब तक तो हम प्लास्टिक का मतलब कुछ और ही जानते थे, तो भैया जी ये फिजिक्स है, यहाँ लॉजिक चलता है। प्लास्टिक उन वस्तुओं को बोला जाएगा जो विरूपक बल का विरोध नहीं कर पा रही,
या विरूपक बल लगा ले और फिर जब हटाया तो वे अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आती है, उसी विकृत अवस्था में रह जाएंगी। क्या बोला है, पढ़ता हूं, वे वस्तुएं जिनमें विरूपक बल विरोध करने का गुण नहीं होता प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। या वे वस्तुएं जो बाहरी बल हटा लेने के पश्चात, बाहरी बल कौन सा है, विरूपक बल, विरूपक बल हटा लेने के पश्चात भी विकृत की विकृत ही रहती है, जैसा छोड़ा खींचने के बाद वैसी ही रह गई, मूल अवस्था में लौट के नहीं आई, अर्थात ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं। उदाहरण अगर मुझसे कोई पूछे, तो भैया मॉम, मम्मी नहीं सर, अंग्रेजी में मम्मी को मॉम कहते हैं, है ना, स्टाइलिश भाषा में, तो सर हमारी मम्मी नहीं बेटा जी, ये मॉम समझते हो, मोमबत्ती वाला मॉम, मॉम क्या मॉम है, ये मोमबत्ती जलाई हो कभी, वो वाला मॉम है, ठीक है। गीली मिट्टी सभी बच्चे बचपन में खेल के आए होंगे, तो ऐसी वस्तुओं को नाम क्या दिया है, सुभट्टे। क्या नाम दिया है, सुभट्टे। तो प्लास्टिक वस्तुओं को आज के बाद आप बोलना सुभट्टे वस्तुएं, तो घर वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, बोला अरे प्लास्टिक की बाल्टी, अरे सुभट्टे बाल्टी है ये, तो सुभट्टे की बाल्टी, तो घर वाले बोलेंगे पागल हो गया हमारा लड़का लड़की पागल हो गया, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन तुम अंदर खुश हो जाना कि हम तो सीख के आए हैं, प्लास्टिक है ये सर, क्या है ये, प्लास्टिक है। चलिए आगे, अभी परिभाषा लड़ाएंगे 5वीं, 4 हो गई, तुझे समझ में आ रहा है क्या बेटा, और तुझे समझ में आ रहा है क्या, बोलो यार। 5वीं परिभाषा, दैट इज प्रत्यानयन बल, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बेटा जी, इसको मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं, लेकिन फिर से सुन ले। रिस्टोर नाम से समझ में आएगा, अंग्रेजी में समझ, रिस्टोरिंग फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, तूने विरूपक बल लगाया, वस्तु का आकार बिगाड़ा, जैसे रबड़ ले ले, रबड़ को खींच, रबड़ को खींच, छोड़ दे तो वापस आई, वापस कौन लाया, अपने आप को रिस्टोर कर रही है, पहले वाली अवस्था में आना चाहती है, अपने आप को रिस्टोर कर रही है, तो कोई ना कोई बल तो होगा, तो जा स्प्रिंग को खींच, तो स्प्रिंग के ऊपर अंदर बल लगाना चालू कर देगी, तो ये जो बल है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, यही बल कहलाता है बेटा जी प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। इसको थोड़ा सा टेक्निकली भाषा में अगर हम समझें तो क्या समझेंगे, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो अंतर आणविक बल के कारण पदार्थ के अंदर, उसके अंदर ही अंतर आणविक अणुओं के मध्य बल होता है, आपस में अणुओं के मध्य आपस में बल होता है, और वो आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, दैट बल इज नाउ कॉल्ड एज ए अंतर आणविक बल। तो जी क्या कह रहे हो, हमें नहीं समझ, तो भैया जी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उस बल के, अंतर आणविक बल के कारण अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध मतलब हर वो चीज को प्रतिरोध बोलूंगा जो विरोध करेगी। सर प्रतिरोध तो हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था कक्षा 10वीं में, कि जब धारा किसी तार से जाती है तो आवेशों की प्रवाह को रोकने का जो काम करता है वो प्रतिरोध होता है। तो नाम क्या है, प्रतिरोध, परिभाषा समझ, वहां तारों में ही प्रतिरोध नहीं होता। प्रतिरोध का मतलब वो हर वो चीज जो विरोध करे, दैट इज प्रतिरोध, दैट इज रेजिस्टेंस। तुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तूने पापा से बोला पिताजी मुझे क्रिकेट खेलने जाने दो, तेरे पिताजी ने तुझे रोका नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, वो भी एक प्रतिरोध है। तेरी इच्छा का विरोध करना दैट इज प्रतिरोध, जो मैं करना चाहता हूं उसका विरोध करना दैट इज प्रतिरोध। शब्द समझो, बड़ा करो थोड़ा सा माइंड को, फिजिक्स को थोड़ा बड़ा करो, अच्छा लगेगा। समझा बेटा जी। तो मैं उस वस्तु को खींचना चाहता हूं, वो वस्तु खींचना नहीं चाहती तो विरोध कर रही है, और ये विरोध ही तो क्या है, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध आया कहां से, अंतराणविक बलों के कारण से। अब एक पदार्थ है तो उसके अणु आपस में जुड़े हुए हैं एक बल से, दैट इज अंतराणविक बल, उत्पन्न करती है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे आंतरिक प्रतिक्रिया बल या आंतरिक प्रत्यानयन बल कहते हैं। संतुलन की स्थिति में आंतरिक प्रतिक्रिया बल का संख्यात्मक मान बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है। भैया जी कैसे समझ ले तू, तो इसको स्प्रिंग से समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए ये स्प्रिंग है, अपनी नॉर्मल लंबाई में है, मैंने ना ही तो उसको छिड़ा, ऐसा करो, वो खटकेदार पेन आता है, खटकेदार पेन ऐसे करके आगे ऐसे निब जो होती है पेन की निकलती है, करके खटकेदार पेन पड़े होंगे होंगे ना उसके पास, उसके अंदर स्प्रिंग होती है। ऐसा करो, उस पेन को खोलो, स्प्रिंग निकाल लो, जिसके पास भी है, नहीं है कोई बात नहीं, इमेजिन करो, पेन को खोलो, स्प्रिंग निकाल लो, और स्प्रिंग को एक सिरे से पकड़ ले। मैं तुझे फील कराता हूं बेटा, इस चैप्टर में तो मैं तुझे जैसा मर्जी वैसा फील करा सकता हूं, क्योंकि ठोस है और ठोस को मैं ला सकता हूं जो चीज है, लेकिन आवेशों को मैं नहीं ला सकता ना। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन देख, वो देख, वो इलेक्ट्रॉन, तो बोले कहां है गुरुजी, नहीं कर सकता। तो मैकेनिक्स की खास बात यही है कि इसमें हमें हर चीज दिखती है, हम थोड़ा फील कर पाते हैं। जब क्लास 12th में जाओगे तो बेटा जी वहां पर आपको आवेश पढ़ाया जाएगा, विद्युत धारा, चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र, वो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा है जो चीज दिखती है अभी पढ़ लो 11वीं में, 12वीं में सारी चीजें वो होंगी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका होना होती है वो चीजें पक्की है। जैसे विद्युत धारा, करंट दिखाई तुमने, हाँ सर हमने तो देखा टीवी में दिखाते हैं, लाइट सी जा रही है, वो तो दिखा रहे हैं, तूने तेरे नॉर्मल तारों में से देखा कि इसमें करंट ऐसे बह रहा है, देखा क्या तूने फील किया होगा करंट को? नहीं सर मैंने फील नहीं किया, तो आज ही कर लेना, अपने घर पे जाके जहां पर सॉकेट होता है सॉकेट में उंगली दे देना, तुझे फील आएगा करंट का। गुरुजी कैसी बात कर रहा, हम तो ना करें, तो करना भी नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। उंगली मत दे देना जाके, सच में है गुरुजी उंगली दे देंगे, आज आपने तो कहा लो सर लो, तो फील हो सकता है करंट, ठीक है, बात समझो। तो ये है बेटा जी तेरी स्प्रिंग, स्प्रिंग के एक सिरे को पकड़ ले और इस पर बल लगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, तो बेटा जी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। लेकिन ये स्प्रिंग ना बेटा जी जैसे जैसे तो इसको खींचता जा रहा है ना, अंदर की तरफ भी अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है स्प्रिंग, अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है। तो ये एक बल है, इसको नाम दिया है F', और F' ही बल है जो तेरा प्रत्यानयन बल है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा जी ये स्प्रिंग तू जैसे इस बल को हटाएगा ना बेटा जी, ये स्प्रिंग वापस आ जाएगी अपनी नॉर्मल लंबाई में। ये अब बहुत ज्यादा भी मत खींच देना, बहुत ज्यादा भी मत खींच देना कि इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ही नष्ट कर दे। कभी-कभी स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच के सीधा तार भी बन जाता है, तो वही बोला ना, इसीलिए प्रत्यास्था की कंडीशन याद है मैंने बताया था, इतना ही खींचो जब वापस आ जाए। बहुत खींचे सर हमने तो इतना खींच दिया, लो तार बन गया, अब लाते हो इसको वापस, आपने तो बोला वापस आएगा, कहां आया वापस, गलत ला रहे हो। स्प्रिंग को खींच सर, हमने तो खींच दिया, तो उसकी प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा मत खींच देना, उतनी सीमा तक खींचो कि जितनी सीमा तक ये अपने आपको वापस ले आए। इसकी भी कंडीशन होती है, किसी को इतना मत तोड़ो, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, किसी को इतना मत तोड़ो कि वह टूट ही जाए। वही कहानी है भैया, इतना मत खींचना कि ये स्प्रिंग ही खत्म हो जाए,
और तुम सच में जिन्होंने पेन से अपने पेन से जिन्होंने स्प्रिंग निकाली ना, कर मत देना ये काम, वरना पेन में निकाल पाओगे वापस, तुम्हारा पेन बिगड़ जाना है। समझ में आ रहा है? पेन मत बिगाड़ लेना। खैर खैर बेटा जी, तो ये जो एफ डैश है ना, ये एफ डैश कहलाता है बेटा जी, ये एफ डैश कहलाता है तेरा जी प्रत्यानयन बल। क्या कहलाता है? एफ डैश प्रत्यानयन बल। क्या कहलाएगा? प्रत्यानयन बल। ठीक है। और साम्यावस्था की अगर कंडीशन हो तो ये क्या है तेरा एफ? ये विरूपक बल ही तो है, विरूपक बल। तो विरूपक बल का संख्यात्मक मान, अब दिशा तो अपोजिट है, बल एक सदिश राशि है तो इनको बराबर नहीं बोलेंगे, परिमाण बराबर होगा। तो संख्यात्मक मान से मतलब है परिमाण से, परिमाण आपस में बराबर होंगे, दिशाएं तो भिन्न भिन्न है। कंडीशन है साम्यावस्था की। तो साम्यावस्था की कंडीशन में ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, दैट इज प्रत्यानयन बल, ये विरूपक बल का संख्यात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में बराबर नहीं, दिशा तो विपरीत है ना दोनों की। क्लियर? तो ये पांचवा परिभाषा दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर हो गई। आई थिंक बेटा जी आपकी 5 ही परिभाषाएं थी और 5 और क्लियर करवा दी। 2 टॉपिक खत्म कर चुका हूं, प्रत्यास्थता खत्म कर चुका हूं, परिभाषाएं खत्म कर चुका हूं। लगाइए तीसरी हेडिंग प्रतिबल, लगाइए तीसरी हेडिंग प्रतिबल। बेटा जी देख, तो सोच के देख आज का लेक्चर कैसा है थ्योरेटिकली, लेकिन यकीन मानना तो इस लेक्चर में बोर नहीं हुआ होगा। हमें पता है यार कौन से लेक्चर को कैसे डिलीवर करना है। मैथमेटिक्स होती फास्ट कर देता, इसमें बोर हो जाता बच्चा अगर मैं सिर्फ परिभाषाओं को पढ़ देता तो। लेकिन मैंने कोशिश की तुझे थोड़ा सा जगाए रखने की। सो जाते हो तुम लेक्चर में, अरे मुझे पता है तुम सो जाते हो लेक्चर में, देखते हैं गुरुजी हम तो नींद आ गई थी, क्या करें सर हमें तो आंख लग गई थी। तो जाग जाओ, जाग जाओ। सुनिए प्रतिबल, वो डायलॉग था ना कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, बाद में बताऊंगा आपको कहानी। खैर ये क्या है? स्ट्रेस है। क्या है ये? स्ट्रेस। चलिए बेटा जी स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है स्ट्रेस? बल बटा क्षेत्रफल। कैसे नाम दिया है? बल बटा क्षेत्रफल। सुन कहानी सिखाता हूं तुझे स्ट्रेस की, पदार्थ की। अब सुनना यार, अब थोड़ा सा चीजें टफ होंगी। अब तक आसान था, अब थोड़ी सी टफ होंगी, ज्यादा नहीं। जैसे देखो थोड़ी सी, कैसी? थोड़ी सी। सुन, पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। नहीं आई समझ में? एक पदार्थ ले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले, उस अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर संगत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में नहीं आई, मैं समझाऊंगा, अभी परिभाषा याद कर ले। तो प्रतिबल होता है आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल, और साम्यावस्था की कंडीशन में अब ये आंतरिक बल ही प्रत्यानयन बल है, तो ये आंतरिक बल किसके बराबर होता है? बाह्य बल। साम्यावस्था में देखना विरूपक बल कौन सा बल था? बाह्य बल। और एफ डैश का प्रत्यानयन बल कौन सा बल है? आंतरिक बल। तो बेटा जी अगर मैं एफ इंटरनल लिखूं तो क्या मैं एफ एक्सटर्नल भी लिख सकता हूं? बोलो यार, अरे बोलो यार। तो प्रतिबल तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा दैट इज स्ट्रेस, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसको हम नाम देंगे बेटा जी प्रतिबल, दैट इज स्ट्रेस। क्या आएगा बेटा जी? बल आंतरिक बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर मैं साम्यावस्था पर बात करूं, साम्य अवस्था पर, तो बेटा जी ये जो आंतरिक बल है यही बल बराबर होगा तेरी बाह्य बल के। किसके? आंतरिक बल बराबर है तेरे बाह्य बल के। आंतरिक को बोलते हैं बेटा जी अंग्रेजी में इंटरनल, और बाह्य को बोलते हैं एक्सटर्नल। तो बेटा जी साम्य अवस्था पर तो इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर ही हो जाएंगे। तो सर इस स्ट्रेस को यानी कि प्रतिबल को कब एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एफ इंटरनल बटे क्षेत्रफल बराबर एफ एक्सटर्नल बटे क्षेत्रफल। किसी को कोई शक हो मुझ पे तो बता दे, परिभाषाएं हैं इनको ऐसे ही परिभाषित किया गया है, तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक इसका आएगा बेटा जी, बल है तो न्यूटन में, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दीजिए, या न्यूटन मीटर -2। समझ में आई? अब बात कर लेते हैं बेटा जी, जब मात्रक हो गया तो बेटा जी बीमाएं भी कर लो, बीमाएं। तो बेटा जी बल का होता है ml t-2, क्षेत्रफल है L2, एक L से एक L काट दीजिए, तो बेटा जी स्ट्रेस का जो बीमीय सूत्र आएगा वो आएगा m1 L-1 t-2। मात्रक एवं बीमा वाले चैप्टर में तो तुम पक्के हो गए होंगे, इतना पढ़ चुके हो तुम। पहले बताओ, मात्रक एवं बीमा वाले चैप्टर में तो पक्के हो गए होंगे, और तुम सारे ही चैप्टर में पक्के हो, बस थोड़ा बहुत देखो कमियां तो रहती है। ऐसा तो नहीं है कि तू जो चैप्टर पढ़ रहा है उस चैप्टर से संबंधित सारे सवाल बना लेगा। कक्षा 10वीं तक क्या होता था आपके साथ मैं आपको थोड़ा फील कराऊंगा बेटा जी, क्योंकि आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा। कक्षा 10वीं तक क्या था कि भैया किताब के 4 सवाल कर लिए, वही 4 सवाल हमने रख लिए, वही 4 सवाल पेपर में आते थे, 100 में से 100 नंबर आते थे और हम इंटेलिजेंट कहलाए जाते थे घरों में। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यह IIT की तैयारी है। यहाँ 4 सवाल वो नहीं आएंगे जो हमने करा दिए, यकीन मानना। यहाँ वो आएंगे जो कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिए। सवाल तो नया बन रहा होगा, कहीं ना कहीं सवाल बन रहा होगा नया, और वो तेरे सामने आएगा। तुझे क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि 100 में से तू 100 सवाल बना पाए, हो सकता है 100 में से 70 बना पाए, 60 बना पाए। तो मैं तो कहता हूँ 60 भी बना लेगा ना तो भी तेरे को बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी। सोच 60 में भी। सर स्कूल में हम 100 में से 100 लाते थे तो भी कोई फायदा नहीं मिलता था, मजा नहीं आता था। इसमें 60 लाओगे ना, कॉन्फिडेंस देखना तेरा। यस मैंने IIT का एग्जाम क्रैक किया 60% में करके, तो देख ये लेवल है एग्जाम का, यही है बेटा डिफरेंस। तो और हाँ, मन में ये निकाल देना, क्लियर कट निकाल देना कि गुरुजी मैं तो 9वीं 10वीं में कमजोर छात्र था, क्या मैं IIT निकाल लूंगा? बेटा IIT की पढ़ाई का संबंध तेरे 9th और 10th से बिल्कुल नहीं है। तू 11वीं 12वीं लग के मेहनत कर ले, तुझे भी एग्जाम देने का हक है, तू भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो मर्जी मन से निकाल देना वो भूत है। मैं तो शुरू से ही कमजोर छात्र रहा हूं, तो मैं तो IIT नहीं निकाल पाऊंगा। अबे तेरे जैसे जाने कितने एग्जांपल है जो कमजोर थे लेकिन उन्होंने IIT निकाला है, उन्होंने NIT में सीट ली है, जेई मेंस उन्होंने अच्छी रैंक के साथ निकाला है। ऐसे कई बच्चे हैं, क्लियर है?
तो पढ़ते रहिएगा, जोश में रहिएगा, हंसते रहिएगा। सुनिए कहानी। पहले वाला फील आया तो गुरुजी अब बेटा जी प्रतिबल हम पढ़ रहे हैं, प्रतिबल को हमने डिफाइन किया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रतिबल का, ठीक है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये बीमिया सूत्र वगैरह है, इनको तो तुम कभी भी निकाल लोगे, इसमें कोई खास बड़ी चीज है नहीं। अब हम बोलेंगे बेटा जी कि प्रतिबल जो है वो कितने प्रकार की होती है। आइए हेडिंग लगाएंगे प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल कितने प्रकार के होते होंगे? तो भैया जी प्रतिबल पहला वाला हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्जिट्यूडिनल भी बोलते थे इसको, ए अंग्रेजों सुन लो, लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्जिट्यूडिनल दैट इज अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या नाम दिया है और कैसे इसको दिखाएंगे वो सुनना। और उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल में भी मैं प्रकार पढ़ाऊंगा। जब प्रतिबल समझ में आ गया कैसे कहा है? बल बटे एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। मतलब बल को कैसे दिखाएंगे? बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल कौन सा? एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल पर लंबवत बल लगेगा, ये कहलाएगा मेरा अनुदैर्ध्य बल, ठीक है। तो मतलब प्रतिबल कहलाएगा। और अनुदैर्ध्य किसे कहेंगे? मतलब वो तो प्रतिबल कहलाएगा, बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है तेरा बल, सॉरी ये है तेरा प्रतिबल। कंफ्यूजन होता है मतलब मुझे नहीं समझाने में। प्रतिबल क्या फिर से समझना, थोड़ा सा हिंदी आ जाती है ना बीच में तो दिक्कत हो जाती है। प्रतिबल क्या है? प्रतिबल क्या है? बल बटे अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब उसमें उन्होंने कैटेगरी बांटी है। तो पहली कैटेगरी अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल पढ़ लिया स्टैंडर्ड, ये उसमें कैटेगरी है कि यार अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहेंगे? तो अब शब्द का यूज करूंगा लंबवत। इसका लंबवत, जब प्रतिबल वो जो बल लगा है वो प्रतिबल वस्तु के लंबवत लगेगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। और ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं। कैसे? सब बात समझ में नहीं आई बेटा जी। देख मैंने बोला कि तेरे पास एक वस्तु है ना, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत तूने एक बल लगाया, तो ये जो बल है, अच्छा तूने ऐसे बल लगाया तो इसके अंदर भी एक आंतरिक बल उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? इसको हमने नाम दे दिया F' या प्रत्यानयन बल। ये बाह्य बल है, विरूपक बल है, खींचा। लेकिन तूने ये बल इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत लगाया है कि नहीं लगाया है? लगाया है कि नहीं लगाया? तो बेटा जी इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत तूने क्या लगा दिया? इस बल लगाया। तो इस बल को, तो इससे क्या होगा? प्रतिबल उत्पन्न होगा। बल बटा क्षेत्र, साम्य अवस्था की अगर बात करें तो बाह्य और आंतरिक बराबर है, तो बल संख्या तो मान की, तो बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन बल है क्या? इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत है। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो प्रतिबल है उस प्रतिबल का नाम दिया है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल मुश्किल है, बड़ा परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है सीखने में, वो ये भैया जी। तो उसमें भी नाम आएगा पहला तनन प्रतिबल। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले मैंने प्रतिबल पढ़ाया, प्रतिबल में भी बेटा जी मैंने अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ाया, और उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल में भी तुझे सबसे पहला प्रतिबल पढ़ाया दैट इज तनन प्रतिबल। क्या बोला है? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या नाम देते हैं इसको? तनन प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस। वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ध्यान से सुनना, ये दीवार है, दीवार से एक ऐसे मान लीजिए एक छड़ है या वस्तु है, तूने इसको खींचा, प्रारंभ में इसकी लंबाई कितनी थी? L थी। तूने इस पर बल लगा के इसकी लंबाई कितनी और बढ़ा दी? डेल्टा L बढ़ा दी। तो अब इसकी कुल लंबाई कितनी? L प्लस डेल्टा L। तो जब तूने इस पर खींचा ऐसे तो अंदर की तरफ एक बल आया, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे लंबवती तो बल लगा रहा है, तो अंदर एक बल आया, वो बल बटा क्षेत्रफल, नाम कहलाएगा प्रतिबल। लेकिन प्रतिबल में भी कौन सा प्रतिबल? तनन प्रतिबल कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। एक टाइप दिमाग में रखना, किस प्रकार के टाइप को क्या नाम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से थोड़ा फील कराऊंगा बेटा जी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार तो परिभाषा से बता दिया, एक बार मेरे हिसाब से सुन ले। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? ये टेंसाइल स्ट्रेस। समझना नाम को, समझ में आना चाहिए, जरूरी है बेटा जी। अब हम पढ़ेंगे तनन प्रतिबल दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैंने बोला कि ये मेरे पास एक दीवार है ना, क्या है? ये दीवार, और ये दीवार फिक्स है, फिक्स्ड। बेटा जी इसकी लंबाई जो थी ना वो L थी। कितनी थी? L। और तूने खींच के इसकी लंबाई को कितना और बढ़ा दिया? डेल्टा L। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई होगी? L डैश हो गई होगी। और इस L डैश का मान L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L है क्या? लंबाई में परिवर्तन। और कैसे निकालते हो डेल्टा L का मान? तो L को माइनस कर दीजिए, तो L डैश तो है ही है, L को उधर ले जा, माइनस L बराबर डेल्टा L। पूरी दुनिया ही तो जानती है परिवर्तन निकालना है तो नया लंबाई माइनस पुरानी लंबाई दैट इज डेल्टा L। पहले बता बात समझ में आई क्या? तो बेटा किया क्या? सुनना भी, कहानी अभी पूरी नहीं है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। यहाँ पर तूने क्या लगाया? एक बल, लंबवत, ठीक, लंबवत एक बल लगाया, तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न हुआ। और देखना तूने एक बल लगाया F, तो बेटा जी ये वस्तु क्या करेगी? परिवर्तन का विरोध करेगी।
तो इसके अंदर एक और बल उत्पन्न हो गया, बोलो यार, बोलो बेटा। एंड दिस बल बटा क्षेत्रफल, ये बल बटा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? त्वरण प्रतिबल। बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल, और उस प्रतिबल में भी अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करूं तो त्वरण प्रतिबल कहलाएगा, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरे बोल दे बच्चे, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और साम्य अवस्था में ये F बराबर होगा इसके, तो ये बटा ये लिख, चाहे ये बटा ये लिख, ये आएगा प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में भी हम टाइप पढ़ रहे हैं, और वो प्रतिबल कौन सा प्रतिबल है? दैट इज त्वरण प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर मुझे त्वरण प्रतिबल लिखना होगा तो बेटा जी त्वरण प्रतिबल तो कैसे लिखूंगा बेटा जी? कैसे लिखूंगा? होने वाली लंबाई में वृद्धि होने पर जो उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, कौन सा अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, उसको नाम दिया हमने त्वरण प्रतिबल। तो त्वरण प्रतिबल क्या हो जाएगा? बल बड़े एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। छोड़ो, इतना ही दिमाग में रखिए, बात समझ में आई, साफ सुथरा चित्र बनाइए, सब कुछ दिमाग में रखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखना है, आराम से समझना है। चलिए, त्वरण प्रतिबल हो गया, तो बेटा जी दूसरा लगाएंगे संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। प्रतिबल खत्म करवा के जाऊंगा, हो सकता है विकृति ना हो, तो बेटा जी प्रतिबल हो जाए इस तरह की, फिर आयतन प्रतिबल समझा दूंगा, अपरूपण प्रतिबल और फिर भंजन प्रतिबल, उसके बाद सीधा हट जाएगी विकृति पर। चलिए जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं कहानी को समझने की। अब मेरे पास वैसे समय तो नहीं है, समय तो वही चला है, कोई बात नहीं, प्रतिबल भी हमारा जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन सीख के जाएंगे। तो फिर बताऊं बेटा जी, मकसद सिखाना है मेरा। वस्तु की लंबाई, अब इसको दबा, इसको क्या कर दबा, है ना, वही वाली कहानी है बेटा जी। मैं चित्र बनाऊं, बी वाला कौन सा प्रतिबल है? संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न समझता है क्या तू बेटा? थोड़ा समझता हो संपीड़न प्रतिबल, नाम से ही समझ में आएगा तुझे। अभी तक हमने लंबाई में वृद्धि की, अब हम घटा रहे हैं ना दबा के। कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस? सुनना बेटा, क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा है ना ये बना दूं क्या? मैंने बोला कि ये है मेरे पास एल लंबाई का, है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई शक किसी को, है ना? थोड़ा सा मैं ना ये वाला ऐसा फील बनाने के लिए, मजा नहीं आया, आया क्या? नहीं आया गुरुजी, गुरुजी छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है बेटा। ऐसा हो सकता है कि तेरे गुरुजी के कोई भी चीज़ बस की बात ना हो। अरे भैया जी, अगर हमारे कोई भी बस की बात ना हो तो हमारा होना ना होना फर्क पैदा नहीं करेगा। अच्छा ये ले भैया, ध्यान से सुनना बेटा, चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा चित्र है, ठीक है, बोलो। अब थोड़ा सा फील आया क्या बेटा? अब थोड़ा सा फील आया क्या? गुरुजी इसमें फील नहीं आया, थोड़ा आप समझ जाना, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत करो मेरे, ठीक है, बोलो, है ना, बोलो, ठीक है। अब सही है, क्लियर, अब फील आया होगा गुरुजी, नहीं आया, अब आएगा, अब ठीक है, चल, अब बस जो भी है बस बहुत है, ज़्यादा लाड में बताओ। ये एल लंबाई है, मैंने क्या किया, इसको दबाया, तो दबाने के बाद बेटा ये थोड़ा सा दब जाएगा, मैंने इस पर ऐसे बल लगाया। अब बेटा जी है ना, ये एल लंबाई है पूरी, कितनी लंबाई है पूरी है? एल लंबाई है पूरी, कितनी लंबाई है? एल। जब मैंने इसको ऐसे दबाया होगा तो बेटा जी ऑब्वियसली बात है ये दब गया होगा। एक ही चित्र में पूरा कर रहा हूँ, कितना अंदर दब गया होगा सर? डेल्टा एल लंबाई, कितना अंदर दब गया होगा? डेल्टा एल। तो बेटा जब तुम इसको दबा रहे होंगे तो ऊपर की तरफ एक बल आया होगा, अब तुमने बाहर से बल लगाया होगा दबाने के लिए, तो अंदर एक बल उत्पन्न हुआ होगा, प्रत्यानयन बल। तो ये है बेटा जी का संपीड़न प्रतिबल, इसी को नाम दिया है हमने संपीड़न प्रतिबल, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक बोलो यार। अब हमने एफ लगाया ना, ये देखो ना एफ लगाया, तो ये जो डिफरेंस है बेटा जी, दिस इज डेल्टा एल। तो नई लंबाई कितनी रह गई होगी गुरुजी? ये नई लंबाई एल डैश रह गई होगी, कितनी रह गई होगी? एल डैश, ठीक है। तो ये था तेरा संपीड़न, ये था तेरा संपीड़न प्रतिबल। अब बेटा यहाँ से मैं आयतन प्रतिबल से मैं अगली क्लास में चलूंगा, पहले समय हो चला है क्विज का, तो क्विज चलते हैं। आइए, विकृति समझानी थी मुझे बहुत सारा, पर कोई बात नहीं, जितना है उतना सही है। अच्छा लगा होगा, शुरुआत थोड़ी धीरे की है चैप्टर की, लेकिन हाँ अगली क्लास अच्छी होगी। पहला सवाल लिया, जितना हो जाए उतना करना। हो सकता है इस सवाल में भी आपको वो संकट आ जाए कि मैंने भी पढ़ाया नहीं है वो चीज, अभी पहुंच नहीं पाए हम, तो परेशानी हो सके, इसलिए कोशिश कर ले जितनी, वरना मैं तो बताऊं एक लोहे की तार की लंबाई कैपिटल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसके दोनों सिरों पर एफ न्यूटन का बल लगाकर खींचने से इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो इनमें से कौन सा बन सकता है? कॉमन सेंस से भी कर लेगा तो इस सवाल को, कक्षा 8वीं 9वीं के नॉलेज से भी कर लेगा तो इस सवाल को। अगला चले, एक घन की निचली सतह पर कोई स्थिर रखा है, इसकी ऊपरी सतह पर इसकी सतह से 30 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया जाता है, तो इसमें परिवर्तन होगा आकार में, आकृति में, आयतन में, आकार एवं आकृति में। चलिए बेटा जी, तो इसका आंसर है सी। सीधी सी बात है, किसी तार को तो खींच,
तो वो पतला होता जाएगा, लंबाई बढ़ रही है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट रहा है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध समानुपाती होंगे यार, कॉमन सेंस भी तो लगा ले। एक तार ले उसको खींच ले, पतला नहीं हो जाएगा वो, तो क्या करूंगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या बड़ा लंबाई। और बेटा जी इसमें आकार एवं आकृति दोनों आएगा, आयतन नहीं आएगा, आकार एवं आकृति, ठीक है। तो ये किया आज, ये किया और बाकी